Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. पिछले कुछ दिनों से आपके लिए डेली न्यूज़ रिव्यूज़ अपडेट नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए राउज एकेडमी की तरफ से मैं प्रज्ञा पांडे आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ। बट अब हमारी सीरीज़ यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है। सो आज हम जिन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो कहीं ना कहीं G20 समिट के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू दिल्ली में लिए गए एक नए डिक्लेरेशन के बारे में, यूक्रेन डिक्लेरेशन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे G20 का कमिटमेंट फॉर द जेंडर इक्वालिटी इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। साथ ही हम बात करेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की, जिसके अंदर मोर फाइनेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, कॉमन इंटरेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि G20 नेशंस किस तरीके से एक ओपिनियन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल। साथ ही हम बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे सऊदी इंडिया US UAE इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। एंड लास्टली हम बात करेंगे of the G20 triple green energy capacity by 2030. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, एक यहाँ पर नया प्रोस्पेक्ट हमें समझना होगा। एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली है इंडिया को अपने G20 समिट को लेकर। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज का सेशन थोड़ा कहीं ना कहीं G20 के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन ये सारे डिक्लेरेशन और जो डिसीजंस यहाँ लिए गए हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप न्यूज़ के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हमें देखने मिली है, क्योंकि यहाँ पर साइन हो गया है यूक्रेन पैराग्राफ। ठीक है, एक कंसेंसस यहाँ पर साइन हो गया है। साथ ही इसके अलावा इंडिया ने वेलकम किया है अफ्रीकन यूनियन को एक नए मेंबर के रूप में, जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो यूक्रेन पैराग्राफ यहाँ पर साइन किया गया है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा। शिफ्ट किस चीज़ में? जो US, यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज़ का एक जो पोजीशन है, जो जिस तरीके से रशिया को यहाँ पर लगातार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और उसके ऊपर हार्श चीज़ें यहाँ पर इम्पोज की जा रही है, उसमें एक आपको सॉफ्ट क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के अलावा एक ब्रेक थ्रू हमें देखने मिलेगा, जहाँ पर प्रपोजल दिया गया है बाय इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना एक फॉलो प्रपोजल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर समिट। इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, G20 का जो डिक्लेरेशन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक चेंज टोन रिगार्डिंग रशियाज एक्शन इन द यूक्रेन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो लॉन्गर कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन यहाँ पर किया जा रहा था यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, अब ये यहाँ पर सॉफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सारे जो स्टेट हैं उनको यहाँ पर फोर्स तरीके से टेरिटरी को एक्वायर नहीं करना चाहिए, और किसी दूसरे देश की जो प्रभुसत्ता है, जो सॉवरेनिटी है, उसको भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। साथ ही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर IIBSA की। सो देखिए, यहाँ पर IIBSA एक जो कॉन्शियस है, ये प्राइमरली ड्राइव किया गया है IIBSA इस कंट्री के द्वारा। IIBSA के कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, सो दोज आर इन इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इनका ये एक मूव है जो हिस्टोरिक मूव है, ये साथ में कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और इन्हीं सारे नेशंस ने जॉइंटली इस स्टेटमेंट को, इस डिक्लेरेशन को पास करवाया है। इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे डिक्लेरेशन की, तो लगभग 83 पैराग्राफ का एक डिक्लेरेशन है जो हमारे सामने हमको देखने के लिए मिलेगा, जो बात कर रहा है बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट की। चाहे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें कि किस तरीके से यूक्रेन के ऊपर जो यहाँ पर अटैक हुआ है उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्ल्ड में क्या पड़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो नेशनल टेरिटरी के ऊपर इसका क्या आपको असर देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, जो डिक्लेरेशन यहाँ पर लिए गए हैं, ये यहाँ पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, बैंक्स के रेगुलेशन को, क्रिप्टो करेंसीज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो डिक्लेरेशन है ये एम्फसाइज करेगा कि किस तरीके से हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट को क्लीन एनर्जी के फॉर्म में बढ़ाने की आवश्यकता है। अलॉन्ग विद दैट, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि
हमने अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर शामिल कर दिया है। ये जो मूव है ये बहुत ही वेलकमिंग मूव इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया गया है। होगा क्या, जो G20 का इफेक्टिवनेस है वो आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, ना केवल G20 मेंबर्स तक बल्कि जो ग्लोबल साउथ है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उस तक अब आपकी बात यहाँ पर पहुँच सकती है। चलिए G20 के कॉन्सेंसस डिक्लेरेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें तो यहाँ पर बात की गई है कि सारे नेशंस को जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो पॉलिसी हैं, उसको यहाँ पर फॉलो करने की आवश्यकता है। जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी को जो प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, उन सभी को फॉलो करने की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जितनी भी स्टेट हैं उनको आपस में एक दूसरे को भाई ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए जिसमें भाई टेरिटरी को वो एक्वायर कर लेंगे, किसी दूसरे देश की इंटीग्रिटी सोवेरेनिटी को यहाँ पर, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, या साथ ही ऐसे दूसरे स्टेट्स एक दूसरे को आपस में न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी यहाँ पर देंगे। दैट शुड नॉट करेक्ट। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन की बात की गई है कि भाई कभी डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही रशिया और यूक्रेन के जो चले आ रहे विवाद हैं उसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन्स की वजह से पूरे देश को सर्वाइव करना पड़ रहा है, पूरी वर्ल्ड को सर्वाइव करना पड़ रहा है। अचानक से फूड के प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए एक बहुत अच्छा डिसीजन भी लेने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर एक इक्विटेबल ग्रोथ की बात की जा रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रोड मैप तैयार करने का भी डिसीजन यहाँ पर पर्टिकुलर G20 इनिशिएटिव्स में लिया जा रहा है। आगे अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो G20 में बहुत क्लियरली बात की गई है कि हमें अनबेटेड कोल पावर के ऊपर अपना डिपेंडेंसी कम करनी होगी। साथ ही हमें यहाँ पर लो कॉस्ट फाइनेंसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर कार्बन कम से कम इस्तेमाल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें ट्रिपल गोल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2023 तक लेकर आगे बढ़ना होगा, विच मीन्स हमें कार्बन का यूज़ यहाँ पर कम से कम करना होगा, नेट ज़ीरो इनिशिएटिव को फॉलो करना होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी को फॉलो करना होगा। साथ ही जो सस्टेनेबल फाइनेंस है उसको यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं G20 समिट का, जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से महिलाओं के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए ये एक तरीके का फॉलो अप आर्टिकल है। इसके पहले भी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका महिलाओं के ऊपर किस तरीके से असर पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को लेकर, उनके ऊपर बढ़ने वाले क्राइम्स को लेकर, इन सभी की बहुत डिटेल में चर्चा की गई थी। देखिए G20 ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेज लिया है जहाँ पे वो जो विमेंस की कंडीशन है इसको एनहांस करने के बारे में बात कर रहा है। किस तरीके से, देखिए विमेंस का एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी इकोनॉमी में, हमारे वर्ल्ड में, चाहे हम लीडरशिप की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, ग्लोबल क्लाइमेट से निपटने के लिए मिटिगेशन, अडेप्टेशन या डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें, हमें हर जगह एक जेंडर रिस्पॉन्सिव सॉल्यूशन लेके आना होगा। ना ही एक अकेले सॉल्यूशन यहाँ पर आवश्यक होगा बल्कि हमारे लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव सॉल्यूशन लेकर आना होगा। और इसी में बात की जा रही है कि भाई हम अब प्रमोट करने वाले हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन को, जिसे वॉश प्रोग्राम यहाँ पर बोला जा रहा है, ताकि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ साथ जितनी भी चेंजेस हुए हैं किस तरीके से हमें एक रेजिलियंस बिल्ड करना है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर हमारा आउटलुक होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी बातें भी यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। देखिए अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो विमेंस हैं इनको एक, हमें, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो जब आप विमेंस की बात कर रहे हो, ऐसे में एक केवल जेंडर इक्वालिटी की बात हमें करना आवश्यक नहीं है बल्कि एक एडवांस जेंडर इक्वालिटी को लेकर हमें बात करनी होगी। दैट मीन्स यहाँ पर G20 ने डिसाइड किया है कि वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं, जैसे जो लेबर फोर्स गैप है, ठीक है, जेंडर की वजह से देखिए कई बार महिलाओं को बहुत टैलेंटेड होते हुए भी कुछ जगह पर यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाती, उसको यहाँ पर कम करना। साथ ही यहाँ पर इन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और जो मैथ्स की फील्ड है यहाँ पर
जो वुमेन्स का रोल है उसको ज़्यादा बढ़ाना। आप देखिए एक डेटा के हिसाब से स्टेम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मैथ्स वगैरह, इसमें वुमेन ज़्यादा पढ़ाई करती हैं, लेकिन इकोनॉमी में इनका जो इनपुट होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे में जो एजुकेशन अकेला दिलाना गर्ल्स को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टेम फील्ड में, बल्कि उनको इकोनॉमी में इनपुट कैसे दिया जा सके, वर्क फोर्स में उनका कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही वर्क फोर्स में यहाँ पर वुमेन्स के रोल को बढ़ाया जाएगा। अब जब वर्क फोर्स में आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इनको यहाँ पर कम करना होगा। साथ ही एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और जितने भी जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उनको यहाँ पर कम करना होगा। साथ ही जो डिजिटल डिवाइड है, उसके डिजिटल जेंडर डिवाइड है, इसको भी हमें कम करना होगा। दैट मीन्स ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो G20 में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि 2030 तक जो डिजिटल जेंडर गैप है इसको यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। साथ ही जेंडर रिस्पॉन्सिव जो पॉलिसीज़ हैं, हम केवल पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अब पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जिसमें इंक्लूजन किया जाएगा वुमेन्स को, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो ये जो डिक्लेरेशन है ये एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई जब भी आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन हो रही है, विमेंस की हेल्थ डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाती है। इसको एक उदाहरण के समझ लीजिए, सपोज़ एक ऐसा गांव है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक से बारिश होना कम हो जाए। अब एक फीमेल जो यहाँ पर एक गांव में रहती है, इसे बी गांव तक यहाँ पर पानी लेने के लिए जाना होगा। सपोज़ ये गांव से बी गांव तक जा रही हैं और इस रास्ते में होगा क्या, इनके साथ वायलेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, इनकी स्कूल अटेंडेंस कम हो जाएगी। तीसरी चीज़, अपराध में बढ़ोतरी तो होगी। और चौथा, भाई ये वापस आएंगे और फिर इन्हें हाउस होल्ड काम करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो महिलाएं डिस्प्लेसमेंट की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। अलॉन्ग विद दैट, इस पर्टिकुलर समिट में बात की जा रही है कि विमेंस का जो रोल है वो MSME सेक्टर में भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में उनकी लाइवलीहुड के लिए जितने भी लोन्स दिए जाने हों उसको भी देखना होगा। अलॉन्ग विद दैट एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, और स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है महिलाओं की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को लेकर। भाई अगर महिलाएं बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगी, फूड सिक्योरिटी अच्छा होगा, तो आपका जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपने आप में एक बहुत स्टेबल जनरेशन आपको दिखाई देगी। दिस व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करने वाले हैं स्टॉक टेकिंग कैलेमिटी के बारे में। चलिए, G20 अगेन G20 है, GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंस हो जाती है। बात करें G20 के लीडर्स डिक्लेरेशन की, जिन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि सब्सटेंशियल फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है जब वर्ल्ड को एक ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी को लेकर। यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसमें कुछ बात की जा रही थी कि ग्लोबल एमिशन जो है उसको 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें नीचे रखना है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कारण क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल एमिशन है, वो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें देखने के लिए मिला है। ऐसे में इस डिक्लेरेशन में आइडेंटिफाई किया गया है कि अभी एज ऑफ नाउ हमें आवश्यकता होगी लगभग $5.8 to 5.9 ट्रिलियन की इन प्री 2030 पीरियड, ताकि हम ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें जो कि क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मदद कर सकेंगी। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और लगभग अगर आप बात करेंगे सो डेवलप्ड नेशन के यहाँ पर 4 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। कारण क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का डिफरेंशिएट होना। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी एमिशन, तो आपको समझना होगा, एक तरफ आपको डेवलपिंग कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ USA, और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं अफ्रीका। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस की, एक तरफ बात कर रहे हैं हम डेवलप्ड नेशंस की। रिजल्ट इनटू जब आप USA को देखेंगे तो दे हैव एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। या आप ब्रिटेन को देख लेंगे, UK को, तो भाई बहुत सारी जगह इन्होंने अपना कॉलोनियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। आज की डेट में दे आर फ्लरिश्ड, बट इनकी जो कॉलोनीज़ हैं वो दूसरी जगह पे सेटअप होने की वजह से एक बहुत अच्छा आउटकम आपको देखने के लिए
नहीं मिला था। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो कंपैरेटिवली उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशन एंड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दोज हु आर सेटअप्ड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। सो ऐसे में G20 में डिसाइड किया गया है कि देखिए, जब आप ग्लोबल एमिशन को कम करने की बात करते हैं तो ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है। जो डेवलप्ड नेशन है, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। दैट मीन्स इनका फाइनेंशियल जो इनपुट है ये ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली डेवलपिंग नेशन। सो अर्लियर भी आपको पता है कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट साइन हुए हैं दैट दे वर एग्रीड इन 2010 दैट $100 बिलियन एनुअली शुड बी कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020 अंटिल 2025। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिट देखने मिली है, जिसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल, जो कि कमिटमेंट लिया गया है G20 के अंदर। देखिए, G20 में यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि हमें फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट है उन्हें बढ़ाने होंगे बाय दी 2030। ऐसे में सबसे बड़ी बात की जा रही है जो ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रेन्स है। देखिए, क्लाइमेट लगातार एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो बढ़ते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन से निपटने के लिए आप फूड सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में ऐसी क्रॉप्स को लगाना हमारे लिए आवश्यकता है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो अपने आप में। दैट मीन्स हम ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, हम मिलेट्स की बात करते हैं, जैसे आपको सोरगम, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा आपको देखने मिल जाएगा। आप राइस की बात कर सकते हैं, आप वीट की बात कर सकते हैं, आप मेज़ की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये जो डिक्लेरेशन है इसका मेन फोकस है कि किस तरीके से लिमिटेड एग्रीकल्चर इनपुट से, लिमिटेड फर्टिलाइज़र के यूज़ से एक वास्ट नंबर ऑफ फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। दैट मीन्स यहाँ पर लोकल फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन की बात की जा रही है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, ताकि लॉन्गर रन में ना केवल आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें, बल्कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज से भी निपट सकें। सो G20 में यहाँ पर एक और फोकस दिया गया है ऑन दी इनोवेशन। कारण क्यों? देखिए, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास हो जाएंगी उतना ही ज़्यादा आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पाएंगे। दैट मीन्स हम ऐसे नए नए उपाय साधने की कोशिश करेंगे जहाँ पर फूड जो लॉस है वो कम से कम हो, वेस्टेज का एक वैल्यू चेन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल राइस है तो राइस का आपने यूज़ कर लिया, राइस हस्क से आपने फर्नीचर बनाने के लिए कुछ काम कर लिया या किन्हीं दूसरी चीज़ों के लिए बिल्ड कर लिया। सो दैट मीन्स हम एक रिसाइकलिंग प्रोसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी बात यहाँ पर की जा रही है, थर्ड पॉइंट, जहाँ पर बात है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एक कमिटमेंट माना गया है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करना होगा फूड सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर। ठीक है, जो गोल है वो है एक अफोर्डेबल, सेफ न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट और प्रोग्रेसिव एक राइट टू एडिक्वेट फूड को यहाँ पर बढ़ाना। ओके, सो G20 में यहाँ पर प्लेज लिया गया है कि एक ओपन, फेयर, प्रेडिक्टेबल, रूल बेस्ड एग्रीकल्चर, फूड और फर्टिलाइज़र ट्रेड को यहाँ पर रखा जाएगा। WTO ने भी अपना कमिटमेंट यहाँ पर दिखाया है कि जो स्पेशली फूड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो आपको देखने मिलेगी उसे कम से कम करने की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ पर कमिटमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक एक्सेसिबल फूड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज AMIS? देखिए, एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है फूड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, कोलैबोरेशन को अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर प्रमोट करना, ताकि जो फूड की प्राइसेस की वोलेटिलिटी आपको देखने मिलती है वो यहाँ पर कम की जा सके और फूड सिक्योरिटी को ग्लोबल लेवल पर मेंटेन किया जा सके। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2011 में फूड प्राइसेस के लगातार बढ़ने को लेकर उस क्राइसिस से निपटने के लिए इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है एग्रीकल्चर मार्केट में ऑन द इंटरनेशनल लेवल इसे मेंटेन किया जा सके।
अगर हम AMIS की बात करें तो ये मेजर फूड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जहाँ पर जिसके अंदर आपको FAO, जैसे आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोलते हैं, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिलिंग और जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशन हैं। यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई अगर हमें फूड सिक्योरिटी से को डील करना है तो हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करनी होगी। साथ ही हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम की भी बात की जा रही है। तो अगर हम इसको समझें कि जियोग्लैम होता क्या है, तो जियोग्लैम एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि ऑब्जर्व करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा एंड टेक्नोलॉजी, ताकि एग्रीकल्चर को मॉनिटर किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को मेजर किया जा सके। जियोग्लैम को लॉन्च किया गया था 2011 में, ताकि एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर, एग्रीकल्चर कंडीशन को लेकर, सॉइल हेल्थ को लेकर, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम है हमें ग्लोबल एग्रीकल्चर में, उसको काउंटर करने के लिए एक सटीक डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सो बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू सैटेलाइट डेटा, जैसे जो टूल्स हैं जैसे जियोग्लैम, ये इन्हेंस कर देता है हमारे डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ को। हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हमें निपटना होगा और एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए और ऐसे क्या काम हैं जो हमें करने होंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है G20 में। यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर। देखिए, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ने एक और नया आयाम यहाँ पर रख दिया है, जब एक ग्लोबल अप्रोच की जा रही है रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, अभी तक आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओपन आपको देखने मिलेगा। सो एक डिस्कशन किया जा रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे, ताकि क्रिप्टो को लेकर क्या यहाँ पर डिज़ाइन है वो किए जा सके। G20 ने रिकॉग्नाइज किया है कि लगातार लैंडिंग कैपेसिटीज़ जो बढ़ती जा रही हैं MBDs की, जैसे आप मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिमांड्स को लेकर वर्ल्ड में, ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट और साथ ही ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो करेंसी के साथ डील करते हैं उनको भी हमें यहाँ पर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। आगे अगर हम बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंसी ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दिया है ग्लोबल कॉन्सेंसस में कि क्लियर पॉलिसीज़ की हमें आवश्यकता है, रेगुलेशंस की आवश्यकता है रिगार्डिंग दी क्रिप्टो असेट। चलिए, तो ये तो रही मोटा मोटी तौर पर इस न्यूज़ के बारे में बात, लेकिन हमारा मुख्य फोकस यहाँ पर होना चाहिए MBD को लेकर। देखिए, हम समझ लेते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। किसे? बहुत महत्वपूर्ण है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर लोगों तक पहुंचाने का काम भी MBDs करते हुए नज़र आते हैं। MBDs की बात करें तो ये कोऑपरेटिव एंटिटीज़ है, जहां पर मेंबरिंग कंट्रीज़ यहाँ पर फंड्स को कंट्रीब्यूट करना, रिसोर्सेज को मेंटेन करना और जो भी रेसिपिएंट कंट्री है उस तक पहुँचाने का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप यह आज की डेट में एक लार्जेस्ट वेल नोन MBD है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसके अंदर आपको पता है 5 इंस्टीट्यूशन आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे IBRD जो कि रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए काम करता है, साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट आपको देखने मिल जाएगा। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अफ्रीकन डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट या न्यू डेवलपमेंट NDB भी आपको MBDs के एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देंगे। ओके, एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि आखिर जब आप क्रिप्टो एसेट की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं? देखिए, क्रिप्टो एसेट्स को क्रिप्टो करेंसीज भी बोला जाता है। ये डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल या वर्चुअल फॉर्म की वैल्यू हैं जिनको सिक्योर किया जाता है बाय द क्रिप्टोग्राफी एंड एग्जिस्ट सोली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये एसेट डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और टिपिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिलाई करती हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन दी लेजर सिस्टम, ताकि जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके और इनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन भी किया जा सके। ऑलराइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है ग्लोबल बायोफ्यूल के बारे में। देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यहां पर ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है अंडर दी G20 समिट। उद्देश्य समझ लीजिए, एक इनिशिएटिव है G20 प्रेसिडेंसी के अंदर, जहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है। इंडिया का एक कमिटमेंट है बायोफ्यूल्स को लेकर, उसको यहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर हम GBA के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो मुख्य उद्देश्य, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, बायोफ्यूल्स का यहाँ पर कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाना है ऑन दी इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है ग्लोबल ट्रेड को, बायोफ्यूल्स को, और एक टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर दी नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम। अगर हम बात करें कि GBA को फंड कौन करेगा, तो जितना भी अलायंस है इनिशिएट किया गया है इंडिया, USA और ब्राज़ील के द्वारा। और इसके अलावा आपको 9 फाउंडिंग मेंबर्स भी इसके देखने मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE जैसी कंट्रीज़ देखने मिलेंगी। वहीं अगर हम ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात करें तो कनाडा और सिंगापुर आपको इसकी ऑब्जर्वर कंट्री देखने के लिए मिलेंगी। एज ऑफ नाउ टोटल 19 कंट्रीज़ और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्री कर लिया है कि वो GBA को ज्वाइन करेंगे। और वर्ल्ड लेवल पर जितना भी एनर्जी है, बायोफ्यूल है, उसमें एक कोऑपरेशन यहाँ पर सभी लोग दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है डेटा टू ऑयल, गैस टू गुड्स, सीमलेस सी रेल कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ठीक है, चलिए इसको काफ़ी अच्छे से हमें समझना होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर ड्यूरिंग दी G20, जो कि आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आपको कहाँ से कहाँ तक, आपको मुंबई से आप देखिए हरदा, ठीक है, हरद से आप आगे बढ़ेंगे तो पेरिनिस सी रूट आपको यहाँ पर सी और रेल रूट दिखाई देगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इंडिया, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और US दिखाई देंगे। ये जो इंटीग्रेशन है इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डिसीजन है, मूवमेंट है। ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है ये PGII का पार्ट है। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बाय द G7 नेशंस, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए इन दी डेवलपिंग कंट्रीज़। PGII के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कई बार न्यूज़ में देखा जाता है जब भी बात आती है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले इस इमेज को आप देख लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं। देखिए, जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको एनर्जी और डिजिटल कम्युनिकेशन इन्हेंस हो जाएगा। साथ ही जो गैप है लोअर और मिडिल इनकम नेशंस के बीच में, वो यहाँ पर कम होगा। अलॉन्ग विद दैट एक मिटिगेशन टर्बुलेंस या इनसिक्योरिटी जो है, जो रीडिनेट हो जाती है यूजुअली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, वो यहाँ पर आपको कम होती हुई नज़र आएगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएट होंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा कॉरिडोर इसे माना जा रहा है, क्योंकि ना केवल ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है रेलवे की, बल्कि आप अरेबियन पेनिनसुला से जाते हुए UAE क्रॉस करेंगे, सऊदी अरेबिया क्रॉस करेंगे, और एक शिपिंग कनेक्टिविटी भी आपको देखने मिल जाएगी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक यहाँ पर क्रिएट करेंगी, ताकि आप देखेंगे जो दूसरे नेशंस हैं जैसे इज़राइल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ना केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएंगे, अदर देन दैट आप एक एनर्जी सेक्टर भी यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए, कई बार इस इनिशिएटिव को ना एक ऑल्टरनेट मान लिया जाता है, एक तरीके का जवाब मान लिया जाता है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेके, जिसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान को एक इशू है कि ये हमारी टेरिटरी से होकर गुजर रहे हैं, इंडिया ओवरलैंड कनेक्टिविटी कर रहा है, और जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं PGII के बारे में, जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। देखिए, PGII एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटेड है बाय द US, जो कि यहाँ पर एम किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलपिंग नेशंस में बढ़ाने के लिए। अगर हम PGII की बात करें तो इनका सबसे मुख्य उद्देश्य है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना,
पर्टिकुलरली इन दी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, ताकि इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट किया जा सके और एक कनेक्टिविटी को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। इसके एक और मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल डिमांड जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो फाइनेंसेस को लेकर है, उसे यहाँ पर फुलफिल करना, ताकि मेजर स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सके। अगर हम इनके की फीचर्स या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है हाई स्टैंडर्ड, क्वालिटी, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, साथ ही ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ना केवल इकोनॉमिक कॉरिडोर बल्कि मल्टीपल कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करना। पीजीआईआई केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव और एनहांस करने में फोकस्ड रखे हुए है। एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, केवल एक कंट्री के हाथ में नहीं है, सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ऑल्टरनेटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। अगेन हम बात करने वाले हैं G20 की, जहां पर मेंबर्स ने एग्री कर दिया है ट्रिपल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सब ने डिसाइड किया है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पर डबल नहीं ट्रिपल किया जाएगा बाय 2030। अगर इस गोल को अचीव कर लिया गया तो इम्पॉर्टेंस क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो रिड्यूस हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। CO2 का रिड्यूस होने का मतलब है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन कम होना। दैट मीन्स जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाना। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगी। ये बात किसने बोली है? ये डिसाइड किया गया है बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। सिग्निफिकेंट है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो G20 का मुख्य उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शंस को बढ़ाना है हमें। इसमें आप जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको आपको कम से कम यूज़ करना है। साथ ही इसके अलावा ऐसी सारी कंट्रीज़ जो कि पेरिस एग्रीमेंट को लेकर काम कर रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो एमिशन गैप है, ग्लोबल वार्मिंग जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की है, इसको हमें मेंटेन करना है और अवॉइड करना है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास मूव कर पाएँ। ओके, सो ये था इस छोटे से आर्टिकल के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ पढ़ने के लिए। आप चाहें तो IEA के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द मेंस क्वेश्चंस ऑफ द डे, हेयर आर 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर आप हमारी वेबसाइट raosacademy.in पर जाकर दे सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। करना क्या है, आप अपना आंसर यहाँ पर लिखें अपनी कॉपी में, उसका एक फ़ोटो क्लिक करें एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। वी विल चेक, वी विल असेस द इंटायर क्वेश्चन आंसर और आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपने कमी रखी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।